हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाली हूं तुम्हारा इंडियन इको का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है। मैं ऑलरेडी तुम्हें ये चैप्टर स्टार्ट करवा चुकी हूँ। ऑलरेडी मैं तुम्हें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ। एंड एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे 4 बजे रेगुलर अकाउंट्स की वीडियो आ रही है, 7 बजे इको और बिजनेस की वीडियो आ रही है। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे हमारे चैनल पे करवाया जाने वाला है। तो ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं हम स्टार्ट। मैक्रो में हम ऑलरेडी पहले 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो अगर वो नहीं किया, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस सब कुछ मिल जाएगा चैनल पे। जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लो और हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक तुम्हें वहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया है, आज करते हैं इस चैप्टर को खत्म जल्दी से। तो मैं तुम्हें ऑलरेडी काफी कुछ बता चुकी हूँ इंडियन इको के बारे में कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, स्टोरी लाइन बना के पढ़ना है, स्टोरी लाइन कैसे बनानी है, सब बताया मैंने तुम्हें। मैंने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की कराई है। देखो, मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ अपने खुद के हैंड रिटन नोट से तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो बिफोर ब्रिटिशर्स क्या था हमने वो किया, फिर एग्रीकल्चर के टाइम पे क्या था हमारा, कैसे पूरा का पूरा हमारा जमींदारी सिस्टम था, वो मैंने सारा तुम्हें खुद से करवाया अपने हैंड रिटन नोट से। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने आके हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी सारी की सारी खराब कर दी, बिल्कुल तबाह कर दी, खत्म कर दी थी। एंड फिर हमने डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में भी पढ़ा कि हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। ये सब चीजें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज इससे आगे हमने करना है। तो सबसे पहली चीज, कुछ एक डेटा है हमारे पास। देखो, डेटा मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि पूरी बुक में जितने भी ईयर्स है सब कुछ याद करो, पर जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो बीच बीच में मैं तुम्हें बताती चली जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डाटा आता है जो कि क्या है, हमारे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस का एंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है एंड 1881 में हमारा पहली बार ऑफिशियली पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था। तो पॉपुलेशन का सेंसस हर 10 साल में हमारा होता है। इस बार कोविड की वजह से हो नहीं पाया था, अदरवाइज हर 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन का सेंसस होता है। 1881 से चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 में हमारे पास आए। इसका क्या मतलब था, देखो 1921 से पहले हमारा बहुत हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट भी था, लेकिन साथ ही साथ लेकिन इस वजह से क्या हो रहा था कि हमारी पॉपुलेशन ना ऑलमोस्ट स्टेबल ही थी। ऐसा नहीं था कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं था। 1921 से पहले पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल थी कि कभी थोड़ी सी बढ़ गई, कभी थोड़ी सी गिर गई, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल चल रहा था। क्योंकि डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हमारी जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन थी बहुत खराब थी, ठीक है। लोगों को डिजीजेस होती रहती थी, वॉर की वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी, बहुत रीजंस थे, बिल्कुल भी अच्छी लाइफ नहीं थी लोगों की। तो डिजीजेस की वजह से डेथ बहुत जल्दी होती थी लोगों की, विच इज वाई हमारा जो लाइफ स्पैन था वो भी बहुत कम था, डेथ रेट बहुत ज्यादा था। एक बच्चा पैदा होते ही बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, जिसकी वजह से 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही थी। बट 1921 के बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। यू कैन क्लियरली सी दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाली थी 1947 में, तो बाय द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़नी शुरू हो गई। एंटिल डेट इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, ठीक है। तो 1921 से पहले पॉपुलेशन हमारी ऑलमोस्ट स्टेबल थी क्योंकि डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी। 1921 के बाद से अभी तक लगातार पॉपुलेशन लगातार बढ़ ही रही है, कभी भी स्टेबल नहीं हुई है। तो इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, ठीक है। अगले मेरे पास आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में कैसे पॉपुलेशन डिवाइड था। तो प्राइमरी सेक्टर में तुम्हें पता है, क्योंकि एग्रीकल्चर था, इंडिया एक गरीब और एग्रीकल्चरल देश था, तो 70 to 75% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में ही काम कर रही थी। देखो, 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, तो रूरल एरिया में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा काम तो तुम्हारे पास है नहीं है। इंडस्ट्री तुम्हारी तबाह हो चुकी है। ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर में धकेल रहे थे, उनको जमींदार के अंडर रख के उनको बोलते थे कि जाओ जमींदारों से लैंड ले लो, उनसे जाके जमींदार के लैंड पे जाके काम करो, इंडस्ट्री तुम्हारी हम खत्म कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अब क्या कर रहे थे, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे थे। ब्रिटिशर के आने से पहले भी यही था, पर उस टाइम पे और भी ज्यादा ये हो गया था क्योंकि इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, तो इंडस्ट्री वाले सारे लोग भी एग्रीकल्चर में चले गए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मेरा 10% था सिर्फ और सिर्फ, जो कि तबाह हो चुका था, मैंने बता दिया है। फिर टर्शरी सेक्टर था मेरा 15 से 20% का।
तो यू कैन क्लियरली सी कितना ज्यादा इंडिया डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर देखो बहुत ज्यादा नेचुरल चीज है, पानी से तुम्हें बारिश वारिश पे तुम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चरल सीजनल चीज है, ऐसा नहीं कि तुम पूरा साल उगा सकते हो। तो वहां पे इस वजह से भी गरीबी बहुत ज्यादा होती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती थी। हमें पता है ना कि लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 10 लोगों का परिवार है, एक छोटे से लैंड पे खेती कर रहे हैं, लग तो रहा है कि 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लैंड ही इतना छोटा है, 10 लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी एंड हमारी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ही यही थी कि एग्रीकल्चर के अलावा और किसी सेक्टर में हम काम कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर में अगेन नेचुरली डिपेंडेंट है रेन पे, मौसम पे, एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में रहती थी, ठीक है। अगला मेरे पास यहाँ पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इकलौती ऐसी चीज है जहां पे थोड़ा सा हम ब्रिटिशर्स को पॉजिटिवली बोल सकते हैं कि भैया तुमने कुछ तो हमारे लिए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकलौती ऐसी चीज है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझनी जरूरी है, क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ किया था? हाँ, उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया था, बट क्या वो उन्होंने हमारे लिए किया था? जी नहीं, वो उन्होंने हमारे लिए नहीं किया था, वो उन्होंने अपने लिए किया था। तुम एक चीज मुझे बताओ, इंडिया कितना बड़ा है? नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया कितना बड़ा है? अगर ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पूरे इंडिया से फायदा कमाना चाहते हैं, तो दे नीड टू हैव ऑफिसेज इन द एंटायर इंडिया, दे नीड टू हैव कनेक्टिविटी थ्रू आउट इंडिया। वरना क्या पता वो तो नॉर्थ में बैठे हैं, साउथ में लोग उनके खिलाफ हो गए और जाके उन्होंने नॉर्थ पे हमला कर दिया, ये भी तो पॉसिबल है। तो ब्रिटिशर्स अगर पूरे इंडिया पे राज करना चाहते थे तो उनको पूरे इंडिया को कनेक्ट करना पड़ता, पूरे इंडिया में अपने ऑफिसेज खोलने पड़ते, पूरे इंडिया को आपस में बाय रोड बाय रेल कनेक्शन जरूरी था, ताकि वो हर जगह जाके लोगों को एक्सप्लॉइट कर सके, हर जगह जाके वहां से रिसोर्सेज इकट्ठे करके, रिसोर्सेज चुरा के लेकर आ सके, हर जगह अपनी आर्मी को भेज सके और लोगों को दबा सके। तो उन्होंने बेसिकली इंडिया में कनेक्टिविटी इंप्रूव करी है, इंडिया में कुछ एक चीजें इंप्रूव करी हैं, पर वो भी अपने लिए करी थी ताकि वो इंडिया के ऊपर इजीली रूल कर सके। वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल नहीं करी कि अरे बेचारे कितने गरीब हैं, चलो इनको रोड्स बना के दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं किया था। अरे गरीब है, मैं तो दबाऊंगा, लेकिन दबाने के लिए आर्मी चाहिए, आर्मी को मूव कराने के लिए रोड्स चाहिए, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रोड्स बनवाई थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने देखो क्या क्या किया। ब्रिटिशर्स डेवलप्ड पुअर क्वालिटी एंड अनसेटिस्फैक्टरी। सबसे पहली चीज ब्रिटिशर्स ने जो भी डेवलप किया वो बहुत पुअर क्वालिटी का था और बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी था। ब्रिटिशर्स ने जो भी डेवलप किया कि वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का था, वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन में था। जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, क्या क्या बनाया था? सबसे पहले बनाई थी रोड्स। जैसे मैंने बोला, रोड्स क्यों बनाई थी? इसलिए नहीं कि गरीब है रोड्स दे देते हैं, इसलिए ताकि वो अपनी आर्मी को मूव कर सके। लेकिन वो जो रोड्स थी वो बहुत बुरी कंडीशन की थी, इतनी अच्छी रोड्स उन्होंने बनाई ही नहीं थी, क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली बन तो इंडिया में रहा है ना ये सब कुछ, एंड दे डिड नॉट वांट कि इंडिया में कुछ डेवलपमेंट हो। तो जो सड़कें बनाई थी वो इतनी खस्ता थी कि बारिश होते ही टूट जाती थी। ऑल वेदर रोड्स इन्होंने बनाई ही नहीं थी, इतनी खस्ता हालत थी सड़कों की। रेलवेज इन्होंने बनाए थे भैया जी, बट रेलवेज भी अपने लिए बनाए थे। हमने क्या बोला कि इंडिया से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और इंडिया में फिनिश गुड बेचते थे। अरे रॉ मटेरियल सिर्फ एक कोने में थोड़ी बनेगा, पूरे देश में बनेगा, तो पूरे देश से कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। फिनिश गुड सिर्फ एक जगह थोड़ी बिकेगी, पूरे देश में बेचनी पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए रेलवेज बनाई ताकि रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सके, फिनिश गुड पूरे देश में बेच सके। तो फर्स्ट ट्रेन जो थी वो हमारी रन हुई थी बॉम्बे से थाने तक, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। बट हाँ ठीक है, चलो पॉजिटिवली है ही, अल्टीमेटली वो रेलवेज बनाकर चले गए, अब यूज तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो बनाया उन्होंने अपने लिए था। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने हमारे देश में स्टार्ट किया, बट अगेन बहुत बुरी क्वालिटी का था, बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन में वो था। तो अनइकोनॉमिकल था, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा उन्होंने बना दिया। अरे अच्छा ये भी देखो तुम, वो कुछ अगर कर भी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंग्लैंड से पैसा लाके कर रहे थे, हमारे ही पैसे को लूट के, ठीक है, 90% खुद रख रहे थे, मुश्किल से 10% हमारे ऊपर लगा रहे होंगे, ठीक है ना। और वो लगा भी रहे थे तो बहुत खराब तरीके से, ठीक है। फिर उन्होंने कोस्ट कैनाल बनाया उड़ीसा में जो बिल्कुल फेल हो गया, मतलब हमारे ही करोड़ों रुपए लेके उन्होंने हमारे ही देश में कुछ बनाया और इतना गंदा बनाया कि वो बिल्कुल फेल हो गया, ठीक है। तो कोस्ट कैनाल उन्होंने उड़ीसा में बनाया जो कि फेल हो गया, तो अनइकोनॉमिकल था, हमारे लिए तो लॉस का ही वो था, ठीक है। अगला है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला कि अगर वो सिर्फ नॉर्थ में बैठे रहेंगे, साउथ के लोग अगेंस्ट होकर हमला कर देंगे, तो उनको क्या चाहिए था कि पूरे देश में अपने लोगों को बिछा दें और पूरे देश में अपनी कम्युनिकेशन रखें कि भैया नॉर्थ में बैठ के भी तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ साउथ में भी सारे दबे हुए हैं, साउथ में भी कोई हमारे अगेंस्ट नहीं गया है। तो कम्युनिकेशन थी, उसके लिए पोस्टल स्टैम्प्स थी 1852 में उन्होंने जो कि स्टार्ट करी थी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स थे जो कि उन्होंने स्टार्ट करे थे। अच्छा
क्या ये फिर इंडियंस भी यूज करते थे मैम? कि ये तो चलो है तो अच्छी बात ही ना कि हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये इतना महंगा था इंडियंस के लिए, आम जनता के लिए इतना महंगा हुआ करता था, इंडियंस यूज ही नहीं कर सकते थे। तुम्हारे पास पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ है, यूज कैसे करोगे बिना पैसे के? वो इतना पैसा मांगते थे हमसे ये सब यूज करने के कि इंडियंस यूज ही नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ चीजें जो उन्होंने बनाई उस टाइम पे अपने लिए ही बनाई थी, क्योंकि हम तो यूज कर ही नहीं सकते थे, हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। तो ये सब कुछ क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स? अपने आर्मी, अपने ऑफिसर्स, अपने इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर रहे थे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को। बट ठीक है, जैसा भी बुरा बनाया, बट बनाया तो था, ठीक है, कहना तो पड़ेगा। फिर है रीजन क्यों इंफ्रा डेवलप किया। अब देखो, विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू पर्टिकुलर टॉपिक्स। वन इज कि क्या बनाया, एंड नंबर टू इज क्यों बनाया। वन इज व्हाट, कि क्या बनाया, एंड सेकंड इज व्हाई। तो क्वेश्चन कई बार दोनों में से कोई एक ही चीज पूछेगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। देखो, बाकी जितने भी टॉपिक्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ व्हाट है, उसमें ये वाई नहीं है। बाकी सब में एक ही टॉपिक है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, बट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में दो टॉपिक्स है, वाई एंड व्हाट। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन ने व्हाट पूछा है कि वाई पूछा है। अगर व्हाट पूछा है तो यू विल टेल रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर क्वेश्चन ने पूछा है भैया क्यों बनाया था ब्रिटिशर्स ने, तब तुम बताओगे ये वाले पॉइंट जो मैं अब बता रही हूँ। तो पहली चीज, अपनी आर्मी की मूवमेंट के लिए बनाया था, बिकॉज ऑब्वियसली उनको पूरे भारत देश में अपनी आर्मी को छोड़ना पड़ेगा ताकि लोग जो है कहीं उनके अगेंस्ट ना हो जाए। टू सेंड रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, पूरे देश भर से रॉ मटेरियल इकट्ठा होता था, रेलवे के थ्रू वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करके लेके आते थे, और फिर उस रॉ मटेरियल को कोस्ट के थ्रू, पानी के थ्रू ब्रिटेन तक भेजा जाता था टू अर्न द प्रॉफिट। ऑब्वियसली देखो, वो जो भी कुछ कर रहे थे, अगर रेलवेज उन्होंने बनाया है, ठीक है, और इंडियंस अगर, पहली चीज तो बहुत महंगे थे पोस्टल ऑफिस और ये सब कुछ इंडियंस के लिए, बट दूसरी चीज, अगर इंडियंस यूज कर भी रहे हैं तो फ्री में तो नहीं इंडियंस को यूज करने देंगे। ऐसा तो नहीं था कि जैसे आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार बहुत सस्ते में हमें चीजें देती है ताकि हम यूज कर सके, ताकि इंडियंस उसको यूज कर सके, पर ये लोग तो बहुत महंगा पैसा लेते थे। तो टेक्निकली अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ बनाया था, हमारे ही पैसे से बनाया, और उसको यूज करने का भी हमसे ही पैसा लिया, तो उससे भी ये लोग प्रॉफिट तो कमा रहे थे, रेलवेज, रोड, हर चीज से प्रॉफिट तो कमा रहे थे, ठीक है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली इन्होंने किया, क्योंकि वरना लोग अगेंस्ट हो जाते अगर ये संभाल के नहीं रखते हैं ना, अगर सबको दबा के नहीं रखते। टू कंट्रोल एंटायर इंडिया, पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये किया था, ठीक है। अगला मेरे पास आता है लास्ट टॉपिक, विच इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। क्या क्या थे ब्रिटिशर्स के? तो पहला तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ही था कि उन्होंने हमारे लिए रोड्स एंड रेलवेज बिल्ड करे थे, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट जो मेरे पास आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है ग्रोथ इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर। अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं सुना है, प्लीज एग्रीकल्चर वाला जो है पार्ट 1 जो है वो सुन लेना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि प्रोडक्टिविटी कम हुई थी, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की कम हुई थी, पर एरिया अंडर एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा था। देखो, मैं 100% गारंटी से बोल रही हूँ, 100% गारंटी से बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ग्रोथ इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर के ऊपर कि क्या इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो एग्रीकल्चर था, क्या वो इंप्रूव हुआ था या फिर क्या वो खराब हुआ था? ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक है प्रोडक्टिविटी और दूसरी चीज है टोटल प्रोडक्शन। दूसरी चीज क्या है मेरे पास? टोटल प्रोडक्शन। तो बेटा जी, अगर क्वेश्चन बोले कि प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ था, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर एकड़ लैंड का, या पर जितना भी लैंड है उससे तुमने कितना प्रोड्यूस किया, पर एकड़ लैंड से तुमने कितना फसलें, कितनी क्रॉप्स, कितनी ग्रेन्स प्रोड्यूस करी, उसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। या आप इसको बोल सकते हो क्रॉप्स डिवाइड बाय लैंड करके प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली रिड्यूस हुई थी, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुई थी। क्यों? क्योंकि लैंड खराब होता जा रहा था, लैंड की क्वालिटी गिरती जा रही थी, विच इज वाई नंबर ऑफ क्रॉप्स जो किसी भी लैंड से, ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो किसी भी लैंड से हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो गिरता जा रहा था, लैंड की क्वालिटी गिरती जा रही थी, विच इज वाई नंबर ऑफ क्रॉप्स पर लैंड गिरता जा रहा था। लेकिन बेटा टोटल प्रोडक्शन फिर भी बढ़ रही थी, टोटल प्रोडक्शन फिर भी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि लैंड की क्वालिटी खराब हो रही थी, कम हो रही थी, क्वांटिटी ऑफ लैंड बढ़ती जा रही थी, क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंड ना हमारे देश में बैरन लैंड्स खाली पड़े थे, जो जिसका कोई ओनर नहीं था, ठीक है, जो मे भी महाराजा राजाओं के होते थे और उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर ले रखे, जो खाली पड़े लैंड जिन पे कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ऐसे सारे लैंड्स को, जितने भी लैंड खाली पड़े थे जिसपे कोई
रहता नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं करता, कुछ नहीं करता। उन्होंने इन सभी लैंड्स को इकट्ठा किया और इन सभी लैंड्स पे जिम्मेदारों को बोला कि इन लैंड्स के तुम ओनर हो और तुम इन लैंड्स पे क्या कराओ, लेबरर से काम करवाओ। तो उन्होंने क्वांटिटी ऑफ लैंड बढ़ा दिया था, खाली लैंड को इकट्ठा करके उनसे लेबरर से काम करवाना शुरू कर दिया था, विच इज वाई टोटल प्रोडक्शन बढ़ गई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या प्रोडक्टिविटी कम हुई थी, क्वेश्चन बोलेगा कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई थी ब्रिटिशर के अंडर। बच्चे बोलेंगे एग्रीकल्चर में कुछ इंप्रूव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो सब खराब कर दिया था। तो बच्चे फॉल्स लिख के आ जाएंगे, नहीं, ट्रू, प्रोडक्शन बढ़ी थी। सो देयर आर टू वर्ड्स, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हैज रिड्यूस्ड, प्रोडक्शन हैज increased. Productivity in agriculture definitely reduced, production in agriculture definitely increased. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर, आई एम 100% श्योर ये पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रेलवेज, रोड्स, सब कुछ इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। रेलवेज की मदद से अब लोग भी नॉर्थ से साउथ पूरा कनेक्ट हो पा रहे थे, इधर उधर जा पा रहे थे। फेमाइंस कम हो गए थे। फेमाइंस का मतलब जब भूखमरी होती थी, जब लोगों के पास खाना नहीं होता था, उस टाइम पे क्या होता था कि हमारी जो सड़कें थी, हम सड़कों की मदद से ऐसे गांव में पहुंच पाते थे जिन गांवों तक पहले हम पहुंच नहीं सकते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि जब भी किसी गांव में भूखमरी हो गई, किसी गांव में खाना नहीं पहुंच पा रहा, तो अब सड़कों की मदद से हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं, लोगों तक खाना पहुंचा पा रहे हैं और अब लोग भूखे नहीं मर रहे, अब फेमाइंस कम हो गए थे। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम बार्टर टू मॉनेटरी इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज किया जाता था। ब्रिटिशर्स जो है मनी वाला मॉनेटरी सिस्टम हमारे देश में लेकर के आए थे। ठीक है, अगला आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से देखो बेसिकली मतलब है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे पास राजा महाराजा ये सब कुछ चलता था इंडिया में। ठीक है, आज के डेट में देखो क्या होता है कि एक प्रॉपर ऑफिस बने हुए हैं ना, ये रेलवे मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये वुमेन एंड चाइल्ड का मिनिस्टर है, ये रूरल एरिया का मिनिस्टर है। उस टाइम पे क्या होता था, ऐसे कोई नहीं था कि मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर कि पूरे देश का एक ही रेलवे मिनिस्टर है। उस टाइम पे ऐसे नहीं होता था। उस टाइम पे हर सिटी का, हर स्टेट के अपने खुद के महाराजा होते थे, है ना। तो वो महाराजा अपने एक किंगडम के अंदर सब कुछ करते थे। तो वो जो सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम से जो आज की डेट में हमारा चलता है। इसके लिए एक अलग तरीके के ऑफिसेज, एक अलग तरीके का बिल्डिंग्स और सब कुछ हमें चाहिए होता है, एक प्रॉपर अलग डिफरेंट सिस्टम हमें चाहिए होता है। तो ब्रिटिशर्स वो सिस्टम हमारे देश में लेकर आए थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले वो राजा महाराजा वाला रूल चलता था। मतलब आज की डेट में हम जैसे लोगों ने जो 2000 में बॉर्न हुए हैं, हम जैसों ने तो वो सिस्टम देखा ही नहीं है। हमारे आने से तो 50 साल पहले आजादी मिल गई थी। ठीक है, उससे भी 200 साल पहले वो सिस्टम चला करते थे। तो वो जो सिस्टम है ना, वो हम आज के डेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते वो राजा महाराजा वाले सिस्टम कैसे हुआ करते थे। उसको प्रॉपरली चेंज किया है और जो सिस्टम आज हम देख रहे हैं कि हाँ ऐसे ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ हमारे देश में ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। पता है, इनफैक्ट बहुत टाइम तक आफ्टर ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के गए, बहुत टाइम तक ये कॉन्ट्रोवर्सीज भी चलती थी कि यार हम ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस क्यों यूज कर रहे हैं, वहां तो ब्रिटिशर्स के जो जनरल्स हैं उनकी फोटोज लगी हुई हैं, ये उनका टेबल है, उनकी कुर्सी है, हम वो क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि वो तो हमारे साथ इतना बुरा करके गए हैं। ठीक है, बट टेक्निकली हमने वही ऑफिसेस काफी ज्यादा यूज करे हैं, हमने वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूज करा है बिकॉज अल्टीमेटली वही लोग हमें वो प्रॉपर इंग्लिश पूरा सिस्टम देकर गए हैं। शायद अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो क्या पता हम आज भी वो राजा महाराजा वाले सिस्टम के अंडर चल रहे होते। इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, सो वी डोंट नो। तो हमारा ये जो आज का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स से हमने बोरो अप किया है। जो अब देखो उन्होंने क्या किया था, इंडिया को संभालने के लिए ऑफिसेस तो बना लिए थे। अब ऑब्वियसली वी विल नॉट डिमोलिश कि भाई ब्रिटिशर्स गए सारे ऑफिसेस को तोड़ दो, खत्म कर दो, ऑब्वियसली हम वो नहीं करेंगे, हमारा खुद का ही उसमें नुकसान हो रहा है। तो हमने उन्हीं ऑफिसेस में अपने मिनिस्ट्रीज, अपने सारे आज की डेट में जितने भी काम हमारे चलते हैं लीगल, उन्हीं ऑफिसेस में हो रहे हैं। ठीक है, काफी सारे। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिशर्स हमें दे करके गए थे। अब लास्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने तुम्हें सारा बता दिया। ब्रिटिशर्स जब आए उससे पहले इंडिया प्रॉस्पेरस हुआ करता था, इंडिया की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, इंडिया एग्रीकल्चरल देश था, इंडिया में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है वो हम एक्सपोर्ट भी किया करते थे। जब ब्रिटिशर्स आए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत बुरी तरीके से गिर गई, इंडस्ट्रीज बिल्कुल तबाह कर दी, फॉरेन सेक्टर के नाम पे सिर्फ ब्रिटेन के साथ हमारा काम चलता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत बुरी थी, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट थे हमारे। ठीक है, इंफ्रा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, रोड रेलवेज, बट
टेक्निकली सब खराब ही था। तो अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले अच्छा था, ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया। अब ब्रिटिशर्स हमें किस हालात में फाइनली छोड़कर गए, क्या कंक्लूजन निकला कि 200 साल जो हमारे ऊपर ये राज करके गए, हमारा क्या कंक्लूजन निकला, हमने इसके बाद हमें किस हालात में ब्रिटिशर्स छोड़ के गए। तो सबसे पहली चीज है कॉलोनियल इकोनॉमी। ऑलमोस्ट 200 साल हमारे ऊपर राज करके गए थे, तो अब हम एक कॉलोनियल इकोनॉमी थे। अब हम एक ऐसा देश बन चुके थे जो अभी अभी किसी के राज के अंडर से हटा है, जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, अभी अभी किसी के इतने ज्यादा अत्याचार से बाहर निकला है। ऐसी कॉलोनियल इकोनॉमी अब हम बन चुके थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, यानी कि हमारा देश जो है थोड़ा थोड़ा कैपिटलिस्ट भी था, क्योंकि कुछ एक इंडस्ट्रीज बाय द एंड काफी शुरू होने लग गई थी धीरे धीरे, बट साथ ही साथ सरकार के बेस पे भी चलता था। मतलब सोशलिस्ट भी था, आप ऐसा बोल सकते हो। सोशलिस्ट क्या होता है? सरकार का राज जिसमें चलता है। कैपिटलिस्ट क्या होता है? जिसमें सरकार का नहीं राज चलता है, बिजनेसमैन का राज चलता है, बिजनेसमैन अपनी मर्जी से सब करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी मिक्सचर ही थी दोनों चीजों की, ठीक है। स्टेगनेंट इकोनॉमी थी भैया, ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमारी ग्रोथ रेट लेस देन 2% था, एंड इतना कम होता नहीं है, तो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट ही थी, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली जीडीपी की बात करते हैं कि हमारी जो जीडीपी थी 2% से भी कम के रेट पे पर ईयर बढ़ रही थी, तो विच इज हम कह सकते हैं कि स्टेगनेंट ही थी। इसको बढ़ना बोलते ही नहीं है कि 1-1.5% बढ़ रही है, इसको हम ग्रोथ बोलते ही नहीं है, ठीक है। बैकवर्ड इकोनॉमी थी भैया, बहुत ही गरीब, बहुत ही इलिटरेट लोग थे। मतलब खाना नहीं था, पैसा तो दूर की बात है, खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी। पुअर एंड इलिटरेट इकोनॉमी थी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। 200 साल से हमारे देश का विकास हुआ ही नहीं था, जो बन गया एज इट इज बना पड़ा है। क्योंकि देखो, कोई भी तुम बिल्डिंग बनाते हो, तुम कुछ भी बनाते हो, 10-15 साल में उसको तुम्हें अपने एसेट्स को तुम्हें उसके ऊपर जो है इंप्रूव करना पड़ता है, उसको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ता है, उसकी रिपेयर करानी पड़ती है, उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ब्रिटिशर्स क्यों करेंगे हमारे लिए ये सब? वो नहीं करेंगे। तो 200 साल से हमारे देश में इंप्रूवमेंट ही नहीं हुई है, हमारे एसेट्स को इंप्रूव ही नहीं करा गया, रिपेयर नहीं किया गया है, उनको जो है रीस्टैब्लिश नहीं किया गया। तो डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी, हमारे सारे एसेट्स कभी रिप्लेस रिपेयर नहीं हुए थे, बहुत बुरी हालत थी। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे भी पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि सब कुछ ठीक है, हम अनपढ़ थे, हम गरीब थे, हम हर चीज से बाहर निकल जाते, ब्रिटिशर्स हमारे साथ एक ऐसी लड़ाई छोड़ गए जो हम आज तक लड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा गलत ये चीज हमें लगती है। हम अनपढ़ थे, हम गरीब थे, हम हर चीज से बाहर निकल जाते, हम अपने एसेट्स को रीबिल्ड कर लेते, हम सब कर लेते, वो हमें एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी छोड़ गए, हमारी पार्टीशन करवा गए पाकिस्तान के साथ। और आज तक वो लड़ाई चल रही है जो ब्रिटिशर्स इतने साल पहले चालू करके छोड़ के गए थे। और इसीलिए बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स आए तो एक देश में थे, ब्रिटिशर्स राज करने तो एक देश में आए थे, पर ब्रिटिशर्स गए 2 देशों में से हैं, इंडिया और पाकिस्तान को 2 देशों को छोड़कर गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे हम नहीं निकल पा रहे हैं, एंड आज भी हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही है, ठीक है। बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी हर चीज से हम बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं काफी ज्यादा, एंड निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो है एक कंक्लूजन है कि ब्रिटिशर्स हमें किस हालत में छोड़ करके गए थे, ठीक है। लास्टली कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स है, प्लीज इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वो डेट्स है इस फर्स्ट चैप्टर की जो जो तुम्हें याद करने की जरूरत है, ठीक है, मैंने वो यहाँ पर डाल दिए हैं। तो जो डेट्स है यूजुअली तुम्हें पहले 2-3 चैप्टर्स का ही याद करना, उसके आगे की इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 3 चैप्टर्स में मेजरली टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन याद करनी ज्यादा जरूरी है, उसके आगे की ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे होता है खत्म। मैंने बीच में हर जगह तुम्हें बताया है कि क्या क्या 100% आने वाला है पेपर में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आई होप तुम्हें पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर के तुम पूछ सकते हो। अगले लेक्चर्स के लिए तुम्हें एट द एंड तुम्हें मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 का लिंक मिल जाएगा, हर चीज इस चैनल पे आने वाली है। बट प्लीज हेल्प अस ग्रो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने व्यूज हमें बताओ कॉमेंट सेक्शन में, ताकि हम इस चैनल को ग्रो कर सके और ऐसे ही तुम्हारे लिए फ्री बेस्ट क्वालिटी का कॉन्टेंट हम प्रोवाइड करवा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।